हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द एनिमी वाइफ चैप्टर 3 डार्क सीक्रेट। देव मैत्री को अपने घर से निकाल चुका था और पीयूष, जो मैत्री का भाई था, वो मैत्री को अपने साथ अपने घर ले आया था, जहां उसकी दादी दमयंती देवी ने मैत्री को बहुत बुरा बुला कहा। और इतना ही नहीं, वो उसे उसकी पवित्रता को साबित करने के लिए अपने कुल गुरु के पास भी लेकर गई, जहां उन्हें जाकर ये पता चला कि मैत्री अभी तक कुंवारी है। अब आगे वो सभी अपने कुल गुरु से मिलकर घर आ चुके थे और इस वक्त वो सभी हॉल में बैठे हुए थे। पीयूष कब से मैत्री के मुंह से देव और उसकी शादी की सच्चाई सुनना चाहता था, लेकिन मैत्री जब से आई थी तब से एक बार भी उसने उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला था। उसके दिमाग में ना जाने मैत्री और देव की शादी को लेकर कितने ही ख्याल आ जा रहे थे, लेकिन अभी मैत्री कुछ बोलती कि उससे पहले ही किसी की कड़कती दमदार आवाज उस पूरे घर में गूंज उठी। ये क्या तमाशा चल रहा है? इस आवाज को सुनते ही सबका ध्यान उस आवाज की ओर चला गया। ठीक दरवाजे के सामने एक 6 फीट लंबा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। जोधपुरी नीले रंग का सूट पहने वो आदमी देखने में बेहद गुस्से वाला और बेहद ही गंभीर शख्सियत का मालूम पड़ रहा था। उस इंसान को देखते ही जहाँ दमयंती देवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, वहीं मैत्री के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। धानी जी के भी चेहरे के भाव उस शख्स को देख थोड़ा फीका पड़ गए। वहीं पीयूष के हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उसके मुंह से निकला, बस एक इनकी ही कमी थी। यह आदमी, जिसे देख मैत्री के चेहरे के भाव बिल्कुल ही बदल गए थे, इस आदमी का नाम विशंभर रावल था। ये दमयंती देवी का बड़ा बेटा और मैत्री और पीयूष के ताऊसा थे। विशंभर रावल के खुद का सिर्फ एक बेटा था, जो अभी लंदन में रहकर अपनी स्टडी कर रहा था। वहीं विशंभर रावल की बीवी उसके बेटे हर्षित को जन्म देते समय ही इस दुनिया से चल बसी थी। उसके बाद विशंभर ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन असलियत ये नहीं थी। असल में विशंभर की अय्याशियों से उसकी बीवी निर्मला इतनी ज्यादा दुखी और परेशान थी कि वो हर्षित को कंसीव करते ही बीमार रहने लगी थी और विशंभर ने भी कभी निर्मला पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद नतीजा ये था कि निर्मला हर्षित को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। निर्मला के इस दुनिया से चले जाने में जितना दोषी विशंभर था, उतनी ही दोषी दमयंती देवी भी थी, क्योंकि निर्मला को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने का मौका कभी भी उसने जाने नहीं दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। विशंभर का एक और बेहद ही गंदा और डार्क सीक्रेट था, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैत्री ही जानती थी, और वो था विशंभर का उस पर गंदी नजर का होना। विशंभर की इमेज दुनिया के सामने काफी साफ सुथरी और एक इज्जतदार इंसान की थी, लेकिन रात होते ही उसका असली चेहरा दिखता था। विशंभर हमेशा अपने लिए कम उम्र की लड़की को ही चूज करता था। शराब और शबाब के नशे में ही उसकी हर रात गुजरती थी और उसकी इस हरकत के बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वो जितना हो सके अपने घर से दूर ही रहता था। मैत्री पर उसके शुरू से ही गंदी नजर थी। जब से मैत्री को स्टडी करने के लिए घर से दूर भेज दिया गया था, तब से विशंभर ने भी घर में आना बहुत ही कम कर दिया था। मैत्री की आंखें विशंभर को देखकर डर और हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि विशंभर उसका वो कड़वा अतीत था जिसे सोचकर ही मैत्री को पैनिक अटैक आने लगता था। मैत्री जब छोटी थी तब कई बार विशंभर ने मैत्री के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था, जिसका रीज़न था मैत्री के पैनिक अटैक। और यही वजह थी कि मैत्री को स्टडी करने के लिए घर से बाहर उसकी मासी के पास दिल्ली भेज दिया गया था, क्योंकि जब मैत्री के पैनिक अटैक ज़्यादा बढ़ने लगे तब मैत्री को डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने ही रावल परिवार को मैत्री को घर से दूर रहने की सलाह दी, और इसलिए ही मैत्री अपने घर से दूर अपनी मासी के पास दिल्ली रहने चली गई थी। मैत्री तब सिर्फ 13 साल की थी और वक्त के साथ साथ वो अपनी कड़वी यादों को भुला चुकी थी, लेकिन आज एक बार फिर उसकी आंखों के सामने उसका वो अतीत आ चुका था जिसको वो गलती से भी याद नहीं करना चाहती थी। दमयंती देवी विशंभर को देखते हुए बोली, अरे बेटा, अब तुझे क्या बताऊं, इस लड़की ने तो हमारे पूरे परिवार के मुंह पर कालिक ही पोत दी है।
विशंबर का पूरा ध्यान इस वक्त मैत्री की ओर था। वो मैत्री को इस वक्त अपनी ललचाई नज़रों से देख रहा था। भले ही उसके कान अपनी माँ दमयंती देवी की बात को सुन रहे थे, लेकिन उसकी नज़रें मैत्री को ही ऊपर से नीचे तक देख रही थी। विशंबर ने मैत्री को देखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ मैत्री, फेल हो गई क्या? मैत्री विशंबर की बात सुन और उसकी आंखें खुद पर महसूस कर बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसने अपनी माँ धानी का हाथ पकड़ा और खुद को छुपाने लगी। वहीं विशंबर की बात सुन दमयंती देवी अपना मुंह बनाते हुए बोली, अरे, फेल पास की छोड़, और ये पूछ किसने क्या कांड किया है? इसने तो हम सबकी नाक ही कटवा दी है। इसने हमारे उस दुश्मन परिवार में शादी कर ली है। प्रताप परिवार के उस बड़े बेटे देव प्रताप के साथ रहकर आई है। इसने तो। अभी दमयंती देवी ने इतना ही कहा था कि पीयूष ने आगे बढ़ दमयंती देवी को बीच में रोकते हुए बोला, बस कीजिए दादी सा, अब मैं मैत्री के बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। जब वो बोल रही है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, तो मुझे उस पर पूरा यकीन है। और अब आप मेरी मैत्री का नाम उस देव के साथ नहीं जोड़ेंगी। आज के बाद उस इंसान का जिक्र भी नहीं सुनना मुझे। इतना बोल पीयूष ने मैत्री का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। दमयंती देवी जाते हुए पीयूष को देखते हुए बोली, अरे लड़के, मेरी बात तो सुन। लेकिन पीयूष ने एक बार भी मुड़कर दमयंती देवी की तरफ नहीं देखा और वो मैत्री को अपने साथ वहां से ले गया। वहीं धानी भी अपने बच्चों के पीछे चल दी। लेकिन हॉल में खड़ा विशंबर अपनी ही जगह पर जम सा गया। देव का नाम सुनकर ही विशंबर के होश उड़ गए थे, और मैत्री की शादी देव से हुई ये सुन तो उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वो मैत्री की खूबसूरती को निहार रहा था और अपने मन में उसे अपनी बाहों में लेने के सपने ले रहा था। लेकिन अभी अचानक से ही सब कुछ बदल सा गया। मैत्री और देव की शादी। विशंबर अपने आप में ही बड़बड़ाया, देव प्रताप। तभी दमयंती देवी आगे से बोली, हाँ देव प्रताप, उसके साथ ही रहकर आई है कलमुही। काश तूने मुझे उस दिन रोका ना होता विशंबर, तो आज ये लड़की यूं पूरे रावण परिवार को शर्मिंदा ना करती। मर जाने दिया होता तूने इसे। उस दिन ना तो तू बीच में आता और ना ये लड़की जिंदा बचती। विशंबर को इस वक्त अपनी माँ दमयंती देवी की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसे तो बस एक ही बात सुनाई दे रही थी, देव और मैत्री की शादी। विशंबर अपनी ही सोच में गुम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं दमयंती देवी बस उसका नाम ही पुकारती रह गई। इधर पीयूष मैत्री को उसके रूम में ले आया। धानी ने भी जल्दी से रूम में आते हुए डोर को लॉक कर दिया और आगे बढ़ मैत्री को गले से लगा लिया। पीयूष ने मैत्री को देखते हुए कहा, मैत्री, मुझे नहीं जानना कि तुम कैसे उस परिवार में पहुंची और आगे क्या हुआ। अब बस एक बात मेरी ध्यान से सुनो। तुम्हारा उस प्रताप परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये बात यहीं ख़त्म होती है। पीयूष ने फिर धानी की ओर देखते हुए कहा, माँ, आज के बाद इस बारे में घर में कोई बात नहीं होगी, आप दोनों में भी नहीं। धानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो पीयूष ने मैत्री को देखते हुए कहा, तुम आराम करो, अब हम सुबह बात करेंगे। इतना बोल पीयूष ने हल्के से मैत्री के सिर को चलाया और फिर कमरे से बाहर चला गया। पीयूष के जाते ही मैत्री धानी को देखते हुए बोली, माँ, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। धानी ने मैत्री का मुंह बंद करते हुए कहा, बस 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 लाडो, अब तो आराम कर, हम इस बारे में कल बात करेंगे। इतना बोल धानी ने मैत्री का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए अपनी गोद में मैत्री का सिर रखकर उसे प्यार से सहलाने लगी। माँ के इस प्यार के एहसास को महसूस करते ही मैत्री अपनी सारी थकान और सारी दर्द भूलकर कब गहरी नींद में चलेगी उसे पता ही नहीं चला। धानी जी ने जब देखा कि मैत्री गहरी नींद में सो चुकी है, तब उन्होंने भी मैत्री को आराम से बेड पर अच्छे से सुला दिया और खुद उसके बगल में आकर लेट गईं। धानी जी ने मैत्री के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, बस मेरी लाडो, बहुत कुछ सह लिया तूने, अब और नहीं। अब मैं किसी की बुरी परछाई भी तेरे पर पड़ने नहीं दूंगी। इतना बोल धानी जी ने मैत्री के माथे को प्यार से चूमा और फिर रूम की लाइट ऑफ कर वो मैत्री को पकड़कर सो गईं। वहीं पीयूष जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसने अपने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया। सामने से कॉल पिक होते ही पीयूष ने कहा, काम हो गया। सामने से पीयूष को किसी की भारी और बेहद ही तीखी आवाज़ सुनाई दी। जी सर, काम हो चुका है, आप कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ लेना।
फोन पर आ रही आवाज को सुन पीयूष आगे से जवाब देते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे सुबह होने से पहले मिल जाएंगे। इतना बोल उन्होंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर अपने दांत भींचते हुए बोला, देव प्रताप, मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेलने की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। देखते जाओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। क्या पीयूष जान पाएगा मैत्री और देव की शादी का सच? और क्या इतनी दुश्मनी के बीच देव और मैत्री आ पाएंगे एक दूसरे के करीब? क्या सच में विशंबर ने बचाई थी मैत्री की जान, या फिर क्या कभी मैत्री बता पाएगी विशंबर का सच? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।